मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को सीधे तौर पर लाभ होगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित वक्त में पूरा किया जाए, गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाए। और अगली खबर अयोध्या से। राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। ध्वजारोहण से पहले धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो रही है। सरयू तट से राम मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में डूबी अयोध्या को आकर्षक रोशनी, फूलों और भव्य रंगोलियों से सजाया जा रहा है। हर तरफ भक्तों की भीड़ और जयकारों का माहौल है। सुबह शाम रामधुन और मंत्रोच्चारण की गूंज से वातावरण पावन हो उठा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 25 नवंबर को राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में राम मंदिर बनने का सपना पूरा होने पर चित्रकूट के पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राम मंदिर के बनने के संघर्ष को याद किया और कहा कि जो माली अपने द्वारा लगाए गए वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, गिने चुने 7 से 8 लोग थे। 1983 में इतना संघर्ष, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। जो माली जब अपने द्वारा लगाई हुई वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, केवल इन्हें गिने 7-8 लोग थे 1983 में। इतना संघर्ष, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। संभल एक बार फिर वहां पर हलचल रही, क्योंकि हिंदू संगठनों ने हरिहर मंदिर पदयात्रा का ऐलान किया था, लेकिन जिला प्रशासन से लंबी बातचीत के बाद आयोजकों ने खुद ही पदयात्रा रद्द कर दी। इसके बदले कैला देवी धाम में सांकेतिक परिक्रमा की गई और अगले साल 19 नवंबर 2026 के लिए बुलावा दिया गया। हिंदू संगठनों ने 19 नवंबर को हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा का ऐलान किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सुबह 11 बजे करीब पदयात्रा के मुख्य आयोजक महंत ऋषिराज गिरी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान करीब 2.5 घंटे मैराथन बातचीत चली। नतीजा ये रहा कि पदयात्रा रद्द हो गई और कैला देवी धाम में सांकेतिक परिक्रमा की गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल 19 नवंबर 2026 को फिर कैला देवी धाम आने का आह्वान किया गया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी हम एक कैला माता की परिक्रमा करेंगे और फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। हमें 1 वर्ष का समय मांगा है शासन ने और प्रशासन ने, तो अभी ऐसा हम ना करें, थोड़ा समय मांगा है। जब हो जाए, कोर्ट से माननीय न्यायालय इजाजत दे दे तो परकोटे की क्या गर्भगृह में हरिहर भगवान को जल चढ़ाएंगे। हरिहर भगवान की जय। वहीं हरिहर मंदिर के वादी बाल योगी दीनानाथ ने परिक्रमा को लेकर कहा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है। संभल में 4 परिक्रमाएं होती थी, 24 कोसी परिक्रमा अभी भी होती है, बाकी 3 1978 के दंगे के बाद बंद हो गई थी। परकोटे की परिक्रमा 1978 से पहले होती थी। हम सिर्फ पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करना चाहते हैं।
देखिए, ये हरिहर मंदिर की परिक्रमा नहीं है, इसके परकोटे की परिक्रमा हरि मंदिर के। और ये परिक्रमा कोई नई प्रथा, नई परंपरा नहीं है। संभल की 4 प्रकार से परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा का जो स्वरूप है इसको बदलने का प्रयास किया गया था 1978 के दंगे के बाद। उसके बाद ये परिक्रमा बंद कर दी गई थी। उससे 1978 से पहले ये परिक्रमा हुआ करती थी। इस परकोटे में पूरे हरि मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों को परिधि में लेकर इसकी परिक्रमा की जाती है। वर्तमान समय में केवल एक परिक्रमा जो 24 कोसीय परिक्रमा है वह सक्रिय है और वह प्रारंभ है, बाकी सब विलुप्त हो गई हैं। अब उसको ही महाराज जी ने जगाने का प्रयास किया है, सभी लोगों को एक करने का प्रयास किया है। करीब आधे दिन जिला प्रशासन परिक्रमा यात्रा को लेकर माथापच्ची करता रहा, लेकिन अंत में कानून व्यवस्था का हवाला देकर पदयात्रा रद्द कर दी गई। पदयात्रा भले ही रुक गई, लेकिन परिक्रमा की परंपरा को लेकर 1 साल का इंतजार जरूर बढ़ गया। अब सभी की निगाहें 19 नवंबर 2026 पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब बदायूं के नवादा के खेड़ा बुजुर्ग गांव में पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंध वजह है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई के साले और उसके 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चांदी का मुकुट बरामद किया गया। आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा गया था। पूरी टीम के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनोज के ही रिलेटिव हैं। इसमें मुख्य रूप से उसके बड़े भाई की ससुराल जहाँ थी वहाँ उसके साले जो थे, उनकी बहन और उनके बहनोई, तो बहनोई और दोनों सालों ने मिलकर ये हत्या कारित की थी। इसमें उनकी समस्या ये थी कि ये लगातार फ़ोन से बात करते थे। ये 2019 से उपक्रम चल रहा था। अब उन्होंने सुनियोजित तरीके से ये हत्या करी है, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बरेली में 2 नामचीन मीट निर्यातक फैक्ट्री का कश्मीरी कनेक्शन सामने आया। कश्मीरी कनेक्शन सामने आने के बाद बरेली के पुलिस महकमे और खुफिया विभाग में हड़कंप है। सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ पुलिस ने भी अब दोनों ही मीट फैक्ट्री के कश्मीरी कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बरेली में 2 निजी कंपनियों की आसपास मीट फैक्ट्रियां हैं। दोनों ही मीट फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कामों के लिए तकरीबन 27 कश्मीरी नागरिकों को रखा गया है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस तरह से सुरक्षा एजेंसियां भी इनपुट के आधार पर अपनी जांच पड़ताल को बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मीट फैक्ट्री में तैनात इन कश्मीरी कर्मचारियों का कोई भी ना तो पुलिस सत्यापन करवाया गया, ना ही जानकारी दी गई। आखिर इन कश्मीरी कर्मचारियों का बैकग्राउंड क्या है, इसकी अब जांच की जा रही है। जनपद में जो गैर प्रांतों से व्यक्ति आकर कार्यरत हैं, उनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी यहां पर जारी है। इनमें से एक फर्म जिसका नाम मरिया फ्रोजन है, स्लॉटर हाउस है, यहां पर कुछ व्यक्ति जो मूलतः कश्मीर के रहने वाले हैं वह यहां पर कार्यरत हैं। इनके सत्यापन की प्रक्रिया अभी की जा रही है और इनके जो मूल पते हैं वहां पर भी पत्राचार करके इनके एंटीसीडेंट्स का पता किया जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर मंगरू उर्फ मंगल के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और उसके अवैध संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर फूलपुर में मंगरू की संपत्ति जब्त की गई। मंगरू का घर और जमीन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम फूलपुर, तहसीलदार, सीओ और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। मंगरू के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। की संपत्ति 14 निवासी मानपुर, थाना फूलपुर से प्राप्त हुई थी कि जिसमें इनके द्वारा तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक लगभग 31 कड़ी जमीन, जिसका सरकारी मूल्य लगभग 11,39,000 रुपये है, इसके द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति क्रय की गई है। इसको रिपोर्ट तैयार कर माननीय डीएम महोदय के आदेश अनुसार 14 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। आज राजस्व टीम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर पहुंचकर जब्त किया गया है।
इधर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 9 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। कानपुर वाराणसी हाईवे के पास लहसुनापुर गोहरी रोड में लगभग 2 बीघा प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जूड़ा दादूपुर क्षेत्र में ज्ञान बाबू पटेल, जयप्रकाश व अन्य की 5 बीघा प्लॉटिंग तोड़ी गई। बनकेश्वर गांव रोड पर राजकुमार पांडे और अन्य की 2 बीघा में की गई प्लॉटिंग को भी ढहाया गया। हापुड़ में केमिकल व्यापारी के आवास पर जीएसटी की छापेमारी हुई। तकरीबन 15 से ज्यादा अधिकारियों की टीम अचानक ही केमिकल व्यापारी के घर पहुंची। कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया। टैक्स चोरी के आरोप में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। प्रतापगढ़ में किसान शिव शंकर शुक्ला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बेटे शिवम शुक्ला ने 2 दोस्तों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की जमीन बेचने के लिए बेटा अपने पिता पर दबाव बना रहा था। मनमाफिक जमीन खरीदार को बेटा जमीन बेचना चाहता था। जब पिता ने इस बात से इनकार किया तो बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता की ही हत्या कर दी। पुलिस ने शिवम शुक्ला, उमेश और महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 16 नवंबर को शिवशंकर का शव खेत में मिला था, जिसके बाद तफ्तीश में ये बड़ा खुलासा सामने आया। छानबीन से ये पता लगा कि उसका पुत्र, जिसका नाम शिवम था, यह प्रॉपर्टी अपने हिसाब से बिकवाना चाहता था, जिसके लिए उसके पिताजी राजी नहीं थे। इसी चीज को लेकर इसने अपने 2 मित्र, जिनका नाम उमेश और महेंद्र है, इनके साथ हत्या की साजिश रची और रात में अपने पिता को ले जाकर उसकी हत्या कर दी खेत के पास ही। इनसे चाकू जो हत्या में प्रयोग हुआ है वो बरामद हो गया और शीघ्र इन सभी अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।